हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो हमारा टॉपिक मूल अधिकार चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स, और हमने अनुच्छेद 28 तक हमने पढ़ लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, अब जो हमारे अनुच्छेद बच्चे हैं वो अनुच्छेद 29, 30, 32, 33, 34, 35। अनुच्छेद 31 अब मूल अधिकार हमारा नहीं रहा है। 1978 से पहले वो हमारा मूल अधिकार हुआ करता था, और उसमें क्या था, यानी कि संपत्ति जो थी, संपत्ति को हमारा क्या बनाया हुआ था, मूल अधिकार बनाया हुआ था। एक तो अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था, और एक अनुच्छेद 19 के साथ, यानी कि उसमें 7 थे, अब 6 रह गए हैं। 1978 से पहले उसमें 7 हुआ करते थे, संपत्ति का भी अधिकार उसमें था। यानी कि ये दोनों अनुच्छेद क्या कहते थे, यानी कि जो संपत्ति है वो क्या होगी, एक नागरिक का मूल अधिकार होगा। लेकिन संपत्ति को लेकर के कई बार कुछ केस हुए, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस गए। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, और उस आधार पर संपत्ति का जो मूल अधिकार हुआ करता था उसको क्या कर दिया, एक लीगल राइट कर दिया, यानी कि उसको एक विधि का अधिकार कर दिया। यानी कि अब संपत्ति क्या है, कानूनी अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को अगर संपत्ति वो करनी है तो वो कानूनी अधिकार होगा, और उसको कहां पर रख दिया, अनुच्छेद 300 के काम में। अब जो हमारा अनुच्छेद बचे हैं अनुच्छेद 29 और 30, हमारा नेक्स्ट क्या था, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित। संस्कृति और शिक्षा क्या है, ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो इसमें हमारे दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। कितने अनुच्छेद हैं, दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये जो अधिकार दिया गया है, ये दिए गए हैं दोनों अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए हैं, अल्पसंख्यकों की, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। यानी कि जिनकी संख्या कम है, मेजॉरिटी के आधार पर जिनकी संख्या कम है वो क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 जो कहता है वो कहता है, देखो, अल्पसंख्यकों के हितों का क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। क्या करना होगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों हितों के संरक्षण से क्या मतलब है, यानी कि उनकी देखो संस्कृति, बोली, भाषा आदि का क्या कर सकते हैं, वो संरक्षण कर सकते हैं। यानी कि इन सब का वो क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या देनी है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनसे क्या मतलब है, यानी कि धर्म के आधार पर जिनकी संख्या क्या है, कम है, धार्मिक अल्पसंख्यक। और भाषाई अल्पसंख्यक क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक, इन सबको क्या कहता है, यानी कि इन सबको ये संरक्षण प्रदान करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सभी को क्या करता है, ये अपनी बोली, भाषा आदि को, संस्कृति को बचाने के, यानी कि इनका क्या देता है, ये संरक्षण, प्रोटेक्शन देता है। यानी कि उनका ये क्या है, मूल अधिकार है। अल्पसंख्यकों, जिनकी धर्म के आधार पर संख्या कम है या फिर जिनकी भाषा के आधार पर संख्या कम है। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है, यानी कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर यह व्यवस्था, यानी कि जो दी हुई है, और अगर उनको अपनी भाषा को बचाने के लिए, क्या कहता है वो, उनको अपनी भाषा को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए अगर आंदोलन करना पड़े, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, यानी कि उनको अपनी भाषा को बचाने के लिए क्या करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो वो आंदोलन क्या है, कर सकते हैं। यानी कि अपनी भाषा के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं। ये भी क्या है, सम्मिलित है, उनके किसके संरक्षण के लिए क्या है, आंदोलन सम्मिलित किया गया। ये किसका, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये।
अगला जो हमारा आता है अनुच्छेद 30, और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अब वो शिक्षा को लेकर के भाई कि अपने शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपने शिक्षा संस्थान क्या है बना सकते हैं, और राज्य भी अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या है शिक्षा संस्थानों में कैसे आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। लेकिन जब आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है अल्पसंख्यकों के लिए तो ये किस लिए है? यानी कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, क्या है, जो बहुसंख्यक लोग हैं उन बहुसंख्यक लोगों के समतुल्य लाने के लिए, बराबरी करने के लिए नहीं, उनसे कंपटीशन के लिए नहीं है, उनके बराबर में उनको लाने के लिए, यानी कि वो उनसे नीचे हैं, पायदान में नीचे हैं, उनके समतुल्य यानी कि उनके बराबर उनको खड़ा किया जा सके। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सरकारें क्या करती हैं कि उनको आर्थिक सहायता यानी कि उनको सहायता प्रदान करती हैं अल्पसंख्यक लोगों के लिए, चाहे वो भाषाई आधार पर हो या फिर वो धार्मिक आधार पर हो। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, क्या कहता है वो? शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की क्या है स्थापना। ठीक है भाई, तो ये क्या कहता है, यानी कि शिक्षा संस्थानों की क्या किया जा सकते हैं, अपने हिसाब से वो अपनी भाषा को और उनको बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक लोग क्या है शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक लोग चाहे वो भाषा के आधार पर हो या फिर वो धार्मिक आधार पर हो, यानी कि उनकी अगर संख्या कम है, और सरकार भी यानी कि सरकारें भी क्या करेंगी, शिक्षा संस्थान है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में क्या करेंगी, सहायता करेंगी। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में क्या करेंगी, सहायता। और जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में क्या करेंगी, सहायता करेंगी। ये किस लिए है, यानी कि बहुसंख्यकों के समतुल्य, यानी कि जो उनसे कम है, कंपटीशन नहीं करवा रहा है कि उनसे आगे निकाल दिया जाए या कुछ, यानी कि जो कम है, इनको कमतर है, इनको ठीक ठाक समाज में ठीक ठाक इनकी बेहतर स्थिति को बनाया जा सके, इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा सहायता करती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा अनुच्छेद है, मैंने कहा ना अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया, और 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1978 में, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो अगला जो हमारा है वो है हमारा अनुच्छेद 32। क्या है, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार, मूल अधिकारों को क्या है, संवैधानिक उपचार, इसके नाम से ही पता चल रहा है, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। तो इसके नाम से हमें ये चीज पता चल गया कि देखो, जब हमें मूल अधिकार दिए गए तो उनका संरक्षण भी तो जरूरी है, उनका पालन ना किया जाए या फिर उनका हनन किया जाए तो हम कहां जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। तो अनुच्छेद 32 में जब हमें पूरे मूल अधिकार गिना दिए गए और सभी मूल अधिकार बता दिए गए कि आपके ये मूल अधिकार हैं और इस तरह से आप अपने मूल अधिकारों को मांग सकते हैं, लेकिन जब हमारे मूल अधिकारों का हनन हो तो हम किसके पास जाएं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। मान लो कोई कानून बनाया गया, कोई विधि बनाई गई, कोई अध्यादेश जारी किया गया और उसने हमारे जो मूल अधिकार हैं उसका उन्होंने हनन किया, तो हम किससे जाकर के सहायता लेंगे, किसके पास जाएंगे जो हमारे मूल अधिकारों के हनन को बचा सके। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अनुच्छेद 32 को जोड़ा, और अनुच्छेद 32 को जोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये आपके उनको मूल अधिकारों के हनन को क्या है, सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा, ये उनकी सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 32 जो दिया गया था, ये किसको दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। देखो अनुच्छेद 32 इतना पावरफुल अनुच्छेद है कि अगर आपको लगे कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मूल अधिकारों के हनन को लेकर के आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और जाकर के वहां आप गुहार लगा सकते हो कि माय लॉर्ड मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो तुरंत आपके मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तुरंत,
और तुरंत संज्ञान लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पेंडिंग में पटक दिया गया, तुरंत संज्ञान लिया जाता है। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है संविधान में, यानी कि संविधान की क्या कहा गया, इसको आत्मा या फिर हृदय कहा गया है। ये संविधान की क्या है भाई, आत्मा है, अनुच्छेद 32 या हृदय, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि आत्मा ही है, मनुष्य के शरीर में भी आत्मा ही होती है ना, उसी से तो शरीर चल रहा होता है। तो इसीलिए यह है, इससे तो सभी हमारे मूल अधिकार हैं, उनका पालन किया जाएगा। जब आत्मा ही ना होगी तो कैसे हम पालन करवा लेंगे, है ना। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी के सारे तो चलेंगे भाई। हमें लग रहा है कि ये हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, तो हमारे मूल अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता है। देखो अनुच्छेद 32 के तहत तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में जाकर के भी गुहार लगा सकते हो कि मेरे मूल अधिकारों को क्या हुआ है, हनन हुआ है। वहीं हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जो संवैधानिक उपचार हैं, यानी कि जो संवैधानिक उपचार हैं वो 4 प्रकार से हैं, जिनको बोला जाता है रिट। यानी कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। रिट जारी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। रिट जारी करना कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो एक कितनी होती है, ये 4 होती हैं। एक होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होती है आपकी उत्प्रेक्षा, ठीक है, 2 हो गई आपकी। एक होती है आपकी परमादेश। क्या होती है, परमादेश। और चौथी होती है आपकी प्रतिषेध। क्या होती है, प्रतिषेध। परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेक्षा या फिर उत्प्रेषण, इसको उत्प्रेषण भी आप कह सकते हो। क्या है, उत्प्रेषण। ठीक है भाई। तो ये हमें क्या, अधिकार परीक्षा, यानी कि हमें 4 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध। ठीक है, ये रिट जारी करने की किसके पास वो है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। इसको क्या कहा गया है, आत्मा या फिर हृदय कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने के 4 अधिकार हैं, वो 4 प्रकार की रिटें जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है, उत्प्रेषण करता है, परमादेश करता है और प्रतिषेध करता है। तो 4 प्रकार की रिटें जारी करता है। अब अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद हमारा 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 देखो, जब सभी लोगों को क्या दे देंगे, मूल अधिकार दे देंगे नागरिकों के लिए। अब जब नागरिकों को मूल अधिकार दे दिए तो भाई जैसे हमारी सेना है, पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं, ये जितने भी हैं इनके कुछ नियम कानून होते हैं। नियम कानूनों को बेहतर बनाया जा सके, अपने सेना को ठीक ढंग से बनाया जा सके। अगर वहां पर किसी लोगों के, मान लो किसी नागरिक का अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो वो कहां भाग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भाग जाएगा। तो इसलिए अनुच्छेद 33 में व्यवस्था की गई, क्या कहा गया अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कि हम जो सशस्त्र बल हैं उनका क्या है, मूल अधिकार है, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। क्या कहा गया, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। यानी कि देखो, सेना हो गई हमारी, पुलिस हो गई, ठीक है, अर्धसैनिक बल हो गए, इन सब में अगर कोई नागरिक है
और अगर उनके मूल अधिकारों का हनन होता है, इनको बेहतर बनाने के लिए, यानी सेना है उसको बेहतर, उसके नियम कानून को बेहतर बनाने के लिए अगर किसी नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो मूल अधिकारों का क्या है, हनन नहीं माना जाएगा। क्या कहा है इसने, तो वो क्या है, उनके मूल अधिकारों का क्या है, युक्ति युक्त उन पर क्या है, प्रतिबंध लगाता है। यानी कि वो उनके अधिकारों का, यानी कि वहां पर जाकर के आप ये नहीं कह सकते, अगर आप किसी अर्धसैनिक बल में हो, पुलिस में हो, सेना में हो, आप इनमें से किसी में भी हो, या फिर किसी खुफिया एजेंसी में हो, यानी देखिए जिसमें सरकार के द्वारा कोई बॉडीज बनाई गई है और जिसमें आप काम कर रहे हो, है ना, सेना हो या फिर कोई खुफिया एजेंसी हुई, कुछ भी हुआ आपका, अगर आप उनमें काम कर रहे हो, उनमें आप एक कर्मचारी हो और आप वहां पर जो कहते हो कि हमारे मूल अधिकार है, तो उन मूल अधिकारों पर क्या करता है, युक्त युक्त क्या है, प्रतिबंध लगाता है। यानी कि वो आपके मूल अधिकारों से पहले इनके अधिकार, यानी कि जो इनके नियम कानून है वो आप पर लागू होंगे। आप वहां पर अपने मूल अधिकारों को नहीं जाहिर कर सकते हो। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 किससे रिलेटेड है, मार्शल लॉ से। किससे रिलेटेड है, मार्शल लॉ से। अनुच्छेद 33 देख लिया, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ मूल अधिकार। तो ये क्या कहता है, यानी मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी क्या लगा हो, मार्शल लॉ। यानी कि देखो अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि अगर भारत में कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी क्या है, अगर मार्शल लॉ लगा है, मार्शल लॉ लगा है, तो मूल अधिकारों पर क्या है, प्रतिबंध है। मूल अधिकारों पर क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये सैनिक शासन होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, ये सैनिक शासन होता है। सैन्य शासन जहां पर लागू है उस जगह पर नागरिकों के जितने भी मूल अधिकार हैं उन सब पर क्या है, ये प्रतिबंध लगा देता है। क्या कहता है, ये प्रतिबंध लगा देता है। देखो अब आप कह रहे होंगे कि राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति शासन अलग होता है और मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन अलग होता है, दोनों में अंतर होता है ना। हम उसको किसी दिन देख लेंगे कि सैन्य शासन में और मार्शल लॉ और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि यानी कि मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। इस मार्शल लॉ को कहां से लिया गया है, अंग्रेजी कानून से लिया गया। हालांकि मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं है, यानी कि जो मार्शल लॉ है ना, इसकी संविधान में कहीं पर भी व्याख्या नहीं की गई है। ये चीजें जो संविधान में बताई गई हैं उनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। मार्शल लॉ को कहां से लिया गया है, अंग्रेजी शासन से लिया। मार्शल लॉ को अंग्रेजी शासन से लिया, लेकिन मार्शल लॉ को संविधान में क्या नहीं किया गया है, संविधान में व्याख्या नहीं है। मार्शल लॉ की संविधान में क्या नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं। तो देखो आपको ये बारीकियत बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ना, वो इन जगहों से पुटअप किए जाते हैं। जैसे उसमें बताया गया था कि अल्पसंख्यकों को क्या परिभाषित किया गया संविधान में, अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया संविधान में। ठीक है ना, ऐसे यहां पर ये कह रहा है कि जो मार्शल लॉ है उसकी परिभाषा नहीं दी गई है संविधान में कि मार्शल लॉ क्या होगा। संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है, यानी कि इसको व्याख्या करके नहीं बताया गया है कि मार्शल लॉ क्या होगा। लेकिन मार्शल लॉ में और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, अंतर होता है कि वो अंतर क्या है। ठीक है ना, लेकिन मार्शल लॉ की क्या नहीं दी गई है, व्याख्या नहीं दी गई है। और अनुच्छेद 35 जो है, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, कुछ मूल अधिकारों को का प्रभाव है, यानी कि कुछ जो मूल अधिकार हैं उनका क्या है, प्रभाव है। कुछ मूल अधिकारों के प्रभाव को बताता है। और यहीं पर आपके अनुच्छेद 35 तक दिए हुए हैं मूल अधिकार। अनुच्छेद 35 के बाद क्या होता है, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 35 जो कहता है वो क्या कहता है, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव से क्या है, यानी देखो
कि संसद को विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की क्या है, ये शक्ति प्रदान करता है। किसको शक्ति प्रदान करता है? संसद को। यानी कि ये संसद को क्या है, शक्ति प्रदान करता है। किस लिए? कि वो कुछ मूल अधिकारों के लिए क्या है, कुछ मूल अधिकारों के लिए क्या है, कानून बना सके, कुछ मूल अधिकारों के लिए। कुछ मूल अधिकारों के लिए कानून बनाने की क्या शक्ति प्रदान करता है। लेकिन ये संसद को तो करता है, लेकिन राज्य विधानमंडलों को नहीं करता है। ये बात आपको याद रखनी। अनुच्छेद 35 संसद को तो करता है, लेकिन राज्य विधानमंडल को क्या है, कानून बनाने की क्या है, शक्ति प्रदान नहीं करता है। यानी कुछ जो मूल अधिकार हैं वो किसके द्वारा, संसद के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडलों को नहीं भाई। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 35 के आधार पर कुछ विशेष मूल अधिकार, यानी कुछ मूल अधिकार हैं, कुछ मूल अधिकारों के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, राज्य विधानमंडलों के पास में, संसद के पास में। और भी एक दो एग्जांपल आपको दे सकता है। तो आपको वहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि कुछ विशेष शक्तियां हैं जो कौन, अनुच्छेद 35 प्रदान करता है, और वो किसको प्रदान करता है, संसद को, ना कि राज्य विधानमंडल को। ठीक है, आपके मूल अधिकार यहाँ पर क्या है, समाप्त होते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी हमारी किस पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी पर। और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक उनको रखा गया है। डीपीएसपी क्या है ना, यानी कि उनको क्यों लाया गया, राज्य को बेहतर बनाने के लिए, राज्य के कुछ काम दिए गए, राज्य को कुछ प्रायोरिटीज दी गई कि वो अपने को ठीक ढंग से नागरिकों को क्या है, बेहतर सुधार कर सके, देश में समाज में बेहतर सुधार कर सके। इसीलिए डीपीएसपी को भी जोड़ा गया था, जो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की है, यानी कि राज्य उनमें सुधारात्मक कार्य करेगा। ओके, थैंक यू।